नमस्कार। भगवान दास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कोविड-19 जो महामारी है इसको मद्देनज़र रखते हुए तोदी कॉलेज विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए जो सारे टीचर्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा है। तो देखिए, ऑनलाइन क्लास जो है अपनी, उसमें अगर अपन बात करें तो मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा वो केमिस्ट्री में फिज़िकल केमिस्ट्री, और आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का फिज़िकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। तो विद्यार्थियों, इन चीज़ों को पढ़ने से पहले अगर अपन बात करें फिज़िकल केमिस्ट्री की तो अपने वहाँ पे 5 यूनिट रहेंगी। फिज़िकल केमिस्ट्री की जो 5 यूनिट रहेगी उसमें जो आप लोगों का एक टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड टॉपिक जो आप लोगों का रहेगा वो रहेगा आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एक चीज़ जो आप लोगों का रहेगा तीसरा टॉपिक वो रहेगा आप लोगों का इक्विलिब्रियम। क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम। तो अगर अपन सेकेंड ईयर की फिज़िकल केमिस्ट्री की बात करें तो सेकेंड ईयर की फिज़िकल केमिस्ट्री में अपने जो टॉपिक्स हैं वो एक है आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स, एक आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक आप लोगों का रहेगा इक्विलिब्रियम। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो जो थर्मोडायनेमिक्स है आप लोगों का, उसमें आप लोगों की 2 यूनिट शामिल होंगी, जिसे एक अपन बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट और दूसरी यूनिट जो होगी उसे अपन बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड। इसी तरीके से आप लोगों का जो यूनिट नंबर 3 जो रहेगा वो रहेगा आप लोगों का इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, और उसके बाद में नंबर 4 और नंबर 5 यूनिट की अगर अपन बात करेंगे तो वो रहेगा आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अगर अपन बात करें सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की तो वहाँ आप लोगों की जो 5 यूनिट बनेंगी उसमें सबसे पहला यूनिट रहेगा आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, देन सेकेंड यूनिट रहेगा थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड। उसके बाद में जो आप लोगों का यूनिट नंबर 3 जो रहेगा वो रहेगा इक्विलिब्रियम, और 4 नंबर यूनिट रहेगा आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, और नंबर 5 यूनिट जो रहेगा वो रहेगा आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। तो ये अपन बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, जो 5 यूनिट हैं वो आप लोग मेरे साथ में पढ़ोगे। अब देखिए विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास एक बार के लिए आप लोगों को जैसे इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास लेने से पहले अपने को कुछ बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास में ऑनलाइन क्लास लेने से पहले आप लोग जब भी अपना जो है ऑनलाइन क्लास को यूट्यूब पे आप लोग या जिस भी चैनल पे आप लोग इसको पढ़ोगे, उससे पहले आप लोग बिल्कुल आराम से जहाँ पर आप हो वहाँ बैठ करके आपके पास में एक कॉपी होनी चाहिए और साथ में आप लोगों के पास में एक पेन होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी जो आप लोगों को मैं महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ाई की है वो ऑफलाइन क्लासेस में की है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने। तो ऑनलाइन क्लास का क्या रहेगा आप लोगों में, आप नए स्टूडेंट रहोगे तो उसमें आप लोगों का क्या रहता है कि एक बार आप लोग जो कोई भी वीडियो होता है वो मान लीजिए 25 मिनट्स का है, 30 मिनट्स का है, 35 मिनट्स का है, तो आप लोग उसको स्टार्ट तो बड़े रुचि के साथ में करते हो। आपको लगता है कि इस वीडियो को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, हम पढ़ेंगे इसको। लेकिन अमूमन स्टूडेंट में क्या होता है कि अमूमन स्टूडेंट क्या 1 या 2 मिनट के बाद में उसको तुरंत जो है उसको स्किप करता जाता है, और उसके बाद में उसको बीच बीच में करता करता अंत तक ले जाता है, जो कि एक बहुत गलत तरीका है। तो कोई भी लेक्चर हो, कोई भी क्लास हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जूलॉजी, बॉटनी, कोई भी क्लास या कुछ भी वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड अगर आप लोग उसको देख रहे हो तो अपने आप में थोड़ा सा धैर्य बनाएं, और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में टीचर जो है वो आप लोगों के सामने रहेगा, लेकिन वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। वो आपके पास में जैसे अपन ऑफलाइन क्लासेस में रहते हैं वो वाला नहीं होते, ठीक है। तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखने की है कि अपन बिल्कुल बैठ करके पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने ऑनलाइन वीडियो है देखने के लिए आप लोग उसको सोए सोए देख रहे हो, कहीं पे भी आप लोग किसी भी अवस्था में, मान लीजिए आप लोग खाट पे सो गए और फिर इस वीडियो को देख रहे हो। इन सब चीज़ों को अगर आपको पढ़ाई करनी है और तरीके से पढ़ना है तो आप लोगों को इन वीडियो को एक निश्चित आप लोगों को एक
डेकोरम में पढ़ना रहेगा कि आप लोगों को अपना पेन, कॉपी और आपके पास में चेयर वगैरह होनी चाहिए। अगर चेयर टेबल अवेलेबल ना भी है तो अपने पास जो भी जगह है, उचित जगह, वहाँ अपन बैठ करके बड़े शिद्दत से, धैर्य के साथ में इन सब चीज़ों को सुने तो मान के चलिएगा आप लोग कि ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगी। क्लियर है? अब देखिए आप लोगों को मैंने आप लोगों को जो 5 यूनिट बताई, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, उसके बाद में नंबर जो अपना जो यूनिट नंबर 3 जो है वो इक्विलिब्रियम, और यूनिट नंबर 4 जो रहेगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और यूनिट नंबर 5 वो भी रहेगा आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब देखिए अपन जिस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं वो है आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर का थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? तो देखिए अपन आते हैं अपने टॉपिक पे, थर्मोडायनेमिक्स पे। इधर देखिएगा बोर्ड की तरफ आप सभी लोग। देखिए थर्मोडायनेमिक्स जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का जो शब्द आप लोगों ने सुन रखा है वो है आप लोगों का ऊष्मा गतिकी, जो आप लोग 11th या 12th क्लास में आप लोग इन चीज़ों को पढ़ चुके हो। क्लियर है? अब यहाँ पे अपने को जो पढ़ना रहेगा वो थोड़ा सा इसको अपने को ज़्यादा पढ़ना रहेगा। ये सब नाम आप लोगों के सुने हुए होंगे, ऊष्मा गतिकी है, निकाय है, खुला निकाय, बंद निकाय, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, जूल थॉमसन प्रभाव, ये सारे नाम आप लोगों के सुने सुने से हैं। और आप लोग तो बिल्कुल कॉपी और पेन अपने पास में रखिएगा और जैसा मैं आप लोगों को कहूँ उस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को उतारते जाइएगा। सारी चीज़ें आप लोगों के सारे जो डाउट हैं वो क्लियर होंगे और एक बिल्कुल प्रॉपर वे में अपन लोग थर्मोडायनेमिक्स को छोटी छोटी क्लासों में कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स है, जो कि अपने पास में 2 यूनिट बनेंगी, अपने 12 नंबर होंगे, उसमें से आप लोग जो है आराम से अच्छे मार्क्स ले सकते हो। क्लियर है? देखिए थर्मोडायनेमिक्स, तो देखिए आप लोगों का जो थर्मोडायनेमिक्स शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। इसका जो पहला शब्द है वो है आप लोगों का थर्मो, क्या है? थर्मो। और ये जो इसका दूसरा शब्द है वो है आप लोगों का डायनेमिक्स, क्या है? डायनेमिक्स। तो मैंने आप लोगों को कहा कि थर्मोडायनेमिक्स जो शब्द है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक थर्मो है और दूसरा आप लोगों का जो है वो है डायनेमिक्स। तो थर्मो की अगर अपन बात करें तो थर्मो को अपन बोल सकते हैं हीट, क्या बोल सकते हैं? हीट। जैसे आप लोग अभी जैसे कोविड-19 है उसमें आप लोगों ने एक मशीन का नाम सुना होगा, थर्मल स्कैनिंग। थर्मल स्कैनिंग मतलब वो किससे रिलेटेड है? हीट। किससे रिलेटेड है? हीट से। और दूसरा आप लोगों ने नाम सुना क्या? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है गति, बहुत तेज गति की। ठीक है? तो डायनेमिक्स को अपन क्या बोल सकते हैं? दूसरा जो शब्द है इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं? डायनेमिक्स मतलब वो क्या रहेगा आप लोगों का? मोशंस। यानी कि हीट का मतलब क्या रहेगा आप लोगों का? वो जो शब्द रहेगा वो रहेगा अपना ऊष्मा। और मोशन आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्लो मोशन। ठीक है? तो उसमें मोशन का मतलब क्या हो जाएगा? गति। यानी कि ऊष्मा की गति ही क्या कहलाएगी आप लोगों की? ऊष्मा गति की। तो एक बेसिक बात करें अपन लोग कि ऊष्मा गति की होती क्या है, तो अपन ये बोलेंगे कि ऊष्मा का जो प्रवाह है, फ्लो ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रवाह जो है वो क्या होता है आप लोगों का? ऊष्मा गतिकी। दैट मीन्स फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। ये हुई अपनी एक जनरल डेफिनेशन, एक सामान्य परिभाषा कि ऊष्मा का प्रवाह क्या कहलाएगा आप लोगों का? ऊष्मा गतिकी। तो आप लोगों को नोट करना रहेगा कि ऊष्मा का प्रवाह है ही ऊष्मा गतिकी होता है। क्लियर है? ठीक है, ये हुई अपनी एक सामान्य परिभाषा। अब अपन बात करेंगे ऊष्मा गतिकी की मानक परिभाषा क्या होती है। तो आप लोगों का जो चैप्टर है वो यहाँ से अपना अब शुरू होगा कि थर्मोडायनेमिक्स में अपने को क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो अब अपन बात करते हैं इसकी मानक परिभाषा की।
एक बात आप लोग नोट करना कि जो परिभाषाएं वगैरह आएंगी वो मैं आप लोगों को बिल्कुल एक निश्चित फ्लो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग अपनी कॉपी में इन चीज़ों को नोट करोगे। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट जो है उसको ये लगता है कि सर थोड़े स्पीड से बोल गए या आप लोगों को लगा कि हम थोड़े पीछे रह गए, तो आप लोग फिर वीडियो को वापस थोड़ा बैक करके 10, 15, 20 सेकंड के लिए फिर आप लोग इसको देख सकते हो। एक तो ये तरीका, और दूसरा ये रहेगा कि एक बार आप लोग इसको समझ लो और फिर अगर आप लोगों को इसी वीडियो को उतारना रहे तो आप लोग बीच में समय समय पर आप लोगों को लगे कि पूरे बोर्ड पे सर ने समझा दिया है, तो 1-2 सेकंड के लिए मैं आपको समय दूंगा, उस समय आप लोग इस पूरे चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए ऊष्मागतिकी। एरो डाल करके इसकी परिभाषा लिखिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी निकाय, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी निकाय अथवा तंत्र के द्वारा ऊष्मा के अवशोषण अथवा उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाए। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाए तो उसे ऊष्मागतिकी कहा जाता है। आप लोगों ने लिखा ऊष्मागतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी निकाय अथवा तंत्र के द्वारा ऊष्मा के अवशोषण अथवा उत्सर्जन के दौरान होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सके या किया जाए, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मागतिकी। क्लियर है? ये हुई आप लोगों की ऊष्मागतिकी की एक मानक परिभाषा, जो केमिस्ट्री के हिसाब से अपन लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये एक बेसिक जो है आप लोगों की एक मानक परिभाषा ऊष्मागतिकी की ये हुई। अब देखिए आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि सर आपने ये जो परिभाषा लिखाई है, जरा गौर कीजिएगा इस पे, कि सर आपने ये परिभाषा लिखाई है कि वह शाखा जिसमें किसी निकाय के द्वारा ऊष्मा के अवशोषण, ये तो हम समझ में आ रहा है कि ऊष्मा का अवशोषण हो या उत्सर्जन हो, तो लेकिन सर हमारे जो एक नया शब्द इसमें आ रहा है परिभाषा में, वो शब्द सर हमारे लिए एक नया शब्द है, वो है अपना क्या? निकाय। या सर आपने बोला कि उसको अपन क्या बोलते हैं? तंत्र। ठीक है, जिसे आप लोग साथ साथ में नोट करते जाइएगा। इस चीज को अपन क्या बोल सकते हैं? सिस्टम। तो आप लोगों के जहन में ये चीज आ रही है कि सर और तो परिभाषा हमें कंप्लीट समझ में आई, लेकिन इसमें जो एक शब्द है वो हमारे लिए एक नया शब्द है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को ऊष्मागतिकी पहले से आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स को ये क्लियर रहता है, क्योंकि भूल जाते हैं 12वीं के बाद में, फर्स्ट ईयर में इसका कोई लिंक रहता नहीं है। तो आप लोगों को जो ऊष्मागतिकी पढ़ाई जाएगी वो बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाई जाएगी। किसी को ये लग रहा है, स्टूडेंट्स को, जो पढ़ने वाला बच्चा है, अच्छी बात है कि सर ये तो आप बड़े 0 लेवल से हमें पढ़ा रहे हो, ये चीज़ें तो हमें पढ़ी हुई है। तो ऐसे स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। अच्छी बात है कि आप लोगों को आता है, पढ़ने में मज़ा आएगा आप लोगों को। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्हें ये लग रहा है कि सर हमें तो पढ़ा लेकिन अब तो हम सारा भूल गए, कर गए, तो आप लोग इस चीज़ पे बड़ा ध्यान से आप लोग रहिएगा। बिल्कुल सहज भाव से अपन 0 से चलेंगे और अंत तक चलेंगे, जहाँ तक आप लोगों का बीएससी सेकेंड ईयर का थर्मो कंप्लीट होगा। तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल शुरू से सहज भाव से
और धैर्य के साथ में सुने और जहाँ जहाँ आप लोगों को कहा जाए वहाँ वहाँ इसको नोट करें। ऐसा नहीं हो कि आप लोग वीडियो को स्किप करते जा रहे हो, ठीक है। आप लोगों को पूरा वीडियो देखना रहेगा, तभी ऑनलाइन क्लास का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा और तभी आप लोग इस कोविड महामारी के दौरान अपनी पढ़ाई को बदस्तूर जारी रख पाओगे। इस बात को विशेष ध्यान रखना। क्लियर है। अब देखिए अपन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जैसे परिभाषा आप लोगों ने लिखी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी निकाय के द्वारा उष्मा के अवशोषण अथवा उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे उष्मागतिकी कहा जाता है। तो आप लोगों का एक जो नया शब्द आया आप लोगों के सामने वो आया निकाय। अब देखिए निकाय की, निकाय क्या होता है सर, ये तंत्र क्या है, ये सिस्टम क्या है। तो उष्मागतिकी में देखिए निकाय से अपना क्या अभिप्राय है, पहले उसकी बात करते हैं अपन लोग। तो देखिएगा इसकी परिभाषा बड़ी आसान है और अपन इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को इन सब चीजों का पता होना ही चाहिए। क्लियर है। देखिए निकाय की जो परिभाषा है वो कुछ इस तरीके से है कि ब्रह्मांड का वह भाग जहां हम अपना प्रयोग करते हैं। अभी सुनिएगा कि ब्रह्मांड का वह भाग जहां हम अपना प्रयोग करते हैं, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स वी चूज फॉर आवर एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सिस्टम। सिस्टम क्या है, तंत्र क्या है, निकाय क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकाय को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों को दीजिए। आप लोगों ने इसकी परिभाषा भी पढ़ रखी है और इसके प्रकार भी पढ़ रखे हैं, लेकिन अब इसको बड़े ध्यान से अपन पढ़ेंगे, पूरी तरीके से पढ़ेंगे और एग्जाम में ये आप लोगों के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो निकाय के लिए अपन लोगों ने लिखा कि ब्रह्मांड का वह भाग जो हम अपने प्रयोग के लिए काम में लेते हैं, ब्रह्मांड का वह भाग जो हम अपने प्रयोग के लिए काम में लेते हैं, उसे निकाय अथवा तंत्र कहा जाता है। परिभाषा लिख ली आप लोगों ने। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप लोग केमिस्ट्री लैब में गए और आप लोगों ने वहां जाकर के कोई टेस्ट ट्यूब को उठाया, या आप लोग पूरी लैब में सारे स्टूडेंट कोई काम कर रहे हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मान लीजिए आप लोग जो है निकिल डीएमजी का कॉम्प्लेक्स बना रहे हो या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, नाइट्रोजन टेस्ट कर रहे हो, किसी क्रियात्मक समूह का परीक्षण कर रहे हो, आप लोग फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे आप लोग क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, काम कर रहे हो। बात समझ में आ रही है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो जहां आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो उस स्थान को क्या बोला जाता है, अभी परिभाषा में अपन लोगों ने पढ़ा कि वह स्थान जहां हम अपना प्रयोग करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपना काम करते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। तो मेरे हिसाब से परिभाषा क्लियर हो गई होगी कि ब्रह्मांड का कोई भी भाग, जरूरी नहीं कि आप लोग केमिस्ट्री लैब में ही काम कर रहे हो, आप लोग कहीं पर भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, तो वो जो आप लोगों का एक पर्टिकुलर एरिया जो होगा वो क्या कहलाएगा, आप लोगों का सिस्टम कहलाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो प्रयोग तो लैब में ही करेंगे ना, एक्सपेरिमेंट तो जरूरी नहीं है। घर में अगर आप लोग पानी गर्म कर रहे हो और किचन में मान लीजिए आप लोग चाय बना रहे हो, तो चाय का बनना क्या है, पानी का गर्म होना क्या है, फ्रिज में बर्फ का जमना क्या है, ये सारे फिजिकल प्रोसेस ही तो हैं। जनरल साइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब चीजें क्या हैं, बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्प में बदलना, ये सब क्या है, ये आप लोगों के क्या है, भौतिक प्रक्रम है, फिजिकल प्रोसेस हैं। और कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए जैसे दूध से दही का जमना, तो वो क्या है, चेंज ही तो है। और कौन सा चेंज है, ये भौतिक चेंज नहीं है, इसमें केमिकल चेंज हो गया, क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो जहां पर ये सब प्रक्रियाएं होती हैं, तो अगर घर पे आप लोग चाय बना रहे हो तो आपका किचन आपके लिए क्या हो गया, एक तरीके से सिस्टम हो गया, क्योंकि जहां आप लोग काम कर रहे हो और जहां कोई परिवर्तन हो रहा है वो जगह अपने आप क्या हो गई, सिस्टम। मेरे हिसाब से निकाय की परिभाषा आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब कुछ बच्चों के ये हो रहा होगा
कि सर हमारे घर में किचन को तो आपने निकाय बता दिया, लेकिन हमारे घर में तो और भी बहुत सारी जगह है, उसका भी कोई नाम बता दो। तो बिल्कुल उस चीज़ का भी नाम आप लोग याद कर लो जहां आप लोग अपना काम कर रहे हो। और अभी अभी अपन कहाँ काम कर रहे हैं, बात करें किचन की, तो वो क्या हो गया आप लोगों का सिस्टम। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर इसके अलावा भी तो बता दो, उस जगह का भी कोई नाम बता दो हमें केमिस्ट्री के हिसाब से। तो उस चीज़ को आप लोग याद रख लो, उस चीज़ को अपन कुछ नहीं बोलेंगे, एक शब्द में सारी चीज़ें आ जाएंगी आप लोगों के, वो है आप लोगों का सराउंडिंग। क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। अब उस किचन के अलावा आपका गली मोहल्ले घर जो भी है वो सारा क्या हो गया आप लोगों का सराउंडिंग। तो जहाँ पे अब अपना प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, सिस्टम। और सिस्टम के अलावा जो बच गया जो भाग है उस सारे स्थान को अपन क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। यानी कि एक तो क्या हो गया, निकाय। क्या हो गया, निकाय। और निकाय के अलावा जो भाग बच गया उस भाग को आप लोग क्या बोलोगे, अपने मन में दोहराइए इन चीज़ों को, शब्दों को दोहराते रहिए। क्या बोलेंगे अपन लोग उस चीज़ को, परिवेश। और अगर आप लोगों के घर को मिला दिया जाए, जहाँ किचन है उसको, और बची हुई सारी जगह को मिला दिया जाए, चाहे वो आपका मोहल्ला हो, चाहे आपका शहर हो, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे आपका इंडिया हो, सारे वर्ल्ड को मिला करके दोनों चीज़ें मिल करके क्या बना देंगी, यूनिवर्स। क्या बना देंगी, यूनिवर्स। और यूनिवर्स आप लोग समझ गए होंगे ब्रह्मांड को कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ रहेगा उष्मा गतिकी के हिसाब से। तो एक तो रहेगा निकाय और दूसरा क्या रहेगा, परिवेश। क्या रहेगा, परिवेश। अब देखिए अपन ने ये कहा कि एक निकाय और परिवेश ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं आप लोगों का, यूनिवर्स बनाते हैं। ठीक है, एक छोटी सी परिभाषा आप लोगों की और रह गई इसमें। निकाय को आप लोगों ने समझा कि वह भाग जहां हम अपना क्या करते हैं, बोलिए, एक्सपेरिमेंट। वो क्या हो गया आपका, निकाय हो गया। और इसकी परिभाषा अब आप लोग अपने आप ये बना सकते हो कि नहीं बना सकते, कि परिवेश क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। तो अपन कह सकते हैं कि निकाय के अलावा शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा। मेरे हिसाब से निकाय और परिवेश आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इन दोनों की परिभाषाएं आपको कॉपी में मेंशन करनी है। ठीक है, अब देखिए छोटी सी एक चीज रह गई, वो क्या है, सीमा रेखा। वो चीज क्या है, सीमा रेखा, बाउंड्री लाइन। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने कि बॉल बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हुए और ये लगा चौका, बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन का मतलब ये है कि वह रेखा जो दो चीज़ों को क्या करें, अलग करे, एक सीमा का निर्माण करे। तो यहाँ बाउंड्री लाइन का मतलब आपका क्रिकेट का मैदान या कोई और खेल स्पोर्ट्स का मैदान तो रहेगा नहीं। यहाँ तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, उष्मा गतिकी। और बार बार एक जो शब्द आप लोगों को सुनने को मिलेगा वो आपका निकाय, निकाय और निकाय रहेगा। तो यहाँ सीमा रेखा से अपना क्या तात्पर्य है, बाउंड्री लाइन का क्या तात्पर्य है। आप लोग जो इंग्लिश वाली जो टर्म है इनको भी आप लोग साथ साथ नोट करते रहे। इसका क्या यूज होगा ये मैं आप लोगों को आगे की क्लास में कभी आपको बताऊंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोग अगर इनको साथ साथ में उतारते हो तो बहुत कुछ सुधार आप लोगों में आता है। किस तरीके से अपने लिए ये यूजफुल होती हैं ये मैं आपको नेक्स्ट जो क्लासें होंगी उसमें अपन कभी बात करेंगे। अब देखिए अपन वापस आते हैं, सीमा रेखा की बात करें तो सीमा रेखा का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि सीमा रेखा का मतलब जो दो चीजों को क्या करे, बाइसेक्ट करे, सेपरेट करे, अलग अलग करे, उनको क्या करे, पृथक करे। तो यहां तो पृथक करने के लिए क्या है, एग्जाम्पल के लिए देखिए आपका पूरा घर है, उस घर में आप लोग अभी मान लीजिए किचन में चाय बना रहे हो तो किचन क्या हो गया आपके लिए, बताइए, सिस्टम हो गया ना। मेरे हिसाब से सारे बच्चों को क्लियर है। ये तो अब आप लोग जो है 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा तो आप लोग तो सेकेंड ईयर में हो। ठीक है, तो देखिए आपका किचन जो है वो क्या हो गया, निकाय। अब जो भी पार्ट जो रह गया बाहर का वो आप लोग आराम से बता सकते हो क्या रह गया, आपका परिवेश। लेकिन किचन और बाहर के अन्य जो माहौल है उसको आप लोगों के बीच में जो आप लोगों को जो दीवार अलग अलग करती है वो क्या हो गई आप लोगों की, बाउंड्री लाइन। अतः अपन क्या कह सकते हैं कि सीमा रेखा उष्मा गतिकी में वह रेखा होती है जो निकाय
तथा परिवेश को अलग अलग करती है। क्लियर है? तो आप लोग लिखिएगा सीमा रेखा और एरो लगा करके उसमें लिखिएगा वह रेखा जो निकाय एवं परिवेश को निकाय एवं परिवेश को अलग अलग करती हो।